चलिए, तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा रिकैप मैं कर देता हूं फटाफट से। कल ने बात की थी कि जनरली जो छोटे बिजनेस होते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप, तो जनरली स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, और इस वजह से वो लोग अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, और इसीलिए वो लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। छोटे छोटे बिजनेस, आपने कभी किसी कंपनी के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स देखे क्या? नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट तो पढ़ा ही होगा। तो कंपनीज एक्ट में तो सेक्शन जो एप्लीकेबल है उसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी शुड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा है? और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि उसको अपने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने ही पड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि वो तभी बना पाओगे आप जब आपने प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है। इज दिस क्लियर? तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कंपनी, स्मॉल कंपनीज की बात यहां नहीं हो रही है बात, क्योंकि कंपनी की बात हम कर ही नहीं सकते, हम दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। और दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, और भी तरीकों से बिजनेस होता है। आपने कभी सुना है कोऑपरेटिव सोसाइटी? सुना है? नहीं सुना? ट्रस्ट, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सुना तो होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ही हो। हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, कई बार ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल भी दिया था कि चाय वाला है, ठीक है, आप एक चाय खरीदेंगे तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री नहीं करेगा। आप उसके पैसे नहीं दोगे तो वो आपका डेटर टू सेल वाली एंट्री नहीं करेगा, आपका नाम लिख लेगा उधार बाकी है। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब ये था कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट, अधूरे रिकॉर्ड्स रखते हैं। अधूरे रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि ऐसा नहीं है कि डबल एंट्री होती नहीं है। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस की वो एंट्री ना करे, कि याद रख लेंगे यार, कुछ ट्रांजैक्शन का डेबिट रिकॉर्ड कर ले क्रेडिट ना करे, क्रेडिट रिकॉर्ड कर ले डेबिट ना करे। तो कुछ रिकॉर्ड्स में नो एंट्री, कुछ ट्रांजैक्शंस की नो एंट्री है, कुछ ट्रांजैक्शन की सिंगल एंट्री है, और कुछ ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री भी हो सकती है। पर कंप्लीट सिस्टम किसे माना जाएगा? जब सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की डबल एंट्री हो, वही तो कंप्लीट सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग सिस्टम, इज एन, और इसके अलावा कोई और अकाउंटिंग सिस्टम है ही नहीं, कोई और अकाउंटिंग सिस्टम है ही नहीं। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ रिकॉर्डिंग सिस्टम। इट इज अ, हम अकाउंट, एक स्मॉल बिजनेस में रिकॉर्ड करने का सिस्टम है कि चलो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लो, पर वो अधूरा है। पर वो क्या है? दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड। तो हमारा काम क्या है एज ए अकाउंटेंट? अकाउंटिंग करना है हमें, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब हमारे पास जो क्लाइंट आएगा वो हमारे पास अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, और हमें उस अधूरी इंफॉर्मेशन से उसका उस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देना है। ये मैंने आपसे बात की थी, क्लियर? तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखे जाते हैं यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने की कितनी मेथड्स होती है? दो। पहली मेथड मैंने बताई थी कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जो लोग कल नहीं थे वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और दूसरी मेथड क्या थी? कन्वर्जन मेथड। पहली मेथड, दूसरी, दूसरी, पहली, दिमाग में फिट होना चाहिए, कैपिटल कंपैरिजन मेथड और कन्वर्जन मेथड। इज दिस क्लियर? कन्वर्जन मेथड मैंने आपको बताई थी कि क्या होता है, समझाई थी, सवाल नहीं किए थे। क्या है कन्वर्जन मेथड? ले 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 ले, ऐसे नहीं। टू डिफरेंट डेट्स पर कन्वर्जन मेथड? मैंने कन्वर्जन मेथड पूछी है। कन्वर्जन मेथड क्या होती है? हमने सवाल नहीं किए थे उसके। कन्वर्जन मेथड ये होती है, मैंने कल भी कहा था कि स्टूडेंट बन के मत पढ़ो, डरो मत। आप ये सोचो कि आप अकाउंटेंट हो और आपके पास प्रैक्टिकली कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, आप वो दिमाग में फिट करो। सबसे पहले डर को जीतना पड़ेगा आप, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कन्वर्जन मेथड क्या होती है? वो ये होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेकर आएगा, मैं सीए हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे पास कोई भी
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेकर आएगा और मुझसे बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, तो मैं उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को देखूंगा, उससे कई सारे क्वेश्चंस करूंगा, उससे कई सारी और डिटेल्स लूंगा, उस इनकम्प्लीट सिस्टम को पहले कंप्लीट सिस्टम लेकर बनाऊंगा, ठीक है, और कंप्लीट सिस्टम बनाने के बाद प्रॉपर डबल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा एक एक ट्रांजेक्शन की, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा और आखिरी में बनाऊंगा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। यही तो कंप्लीट सिस्टम है, हाँ है ना। वो कैसे करेंगे वो भी हम सवाल करेंगे आगे तो क्लियर होगा, लेकिन होगा तो यही। तो कन्वर्जन मेथड में क्या होने वाला है, प्रॉपर जो इनकम्प्लीट सिस्टम है उसको हम कंप्लीट सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, और इसीलिए उसका नाम क्या है, कन्वर्जन मेथड। क्या नाम है, इज दिस क्लियर। तो ये सही मेथड है कि नहीं, मुझे तो दो मेथड की जरूरत ही नहीं थी, यही सही मेथड है, यही होना चाहिए। लेकिन मैंने कल बहुत सारी सिचुएशंस बताई थी आपको, ठीक है, कि भाई मेरा बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग कर रहा था, लेकिन मेरे बिजनेस में एक एबनॉर्मल इवेंट हुआ, लॉस बाय फायर। क्या हुआ, और मेरे अकाउंट्स जल गए, बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गए। अब मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं कहां से लाऊंगा इंफॉर्मेशन, पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी मेथड से भी प्रॉफिट लॉस निकालना है। वो दूसरी मेथड एक्चुअल प्रॉफिट देगी या अनुमानित प्रॉफिट देगी, अनुमानित, एस्टिमेटेड ही होगा ना। अरे जो चीज एक्चुअल नहीं पता है वहां तो अनुमान ही लगेगा ना। तो उसके लिए एक मेथड थी कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्या थी, एनी डाउट इन दिस। और कैपिटल कंपैरिजन मेथड के हमने कुछ बेसिक एग्जांपल कल किए थे। क्या ये बात क्लियर हुई। अभी हम आज स्टडी मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पहले मैं कुछ और एग्जांपल्स भी अभी आपको करवाऊंगा। इज दिस क्लियर। चलिए एग्जांपल कितने हो गए थे कल, ठीक है। और कल मैंने कुछ और बातें भी आपको बताई थी, जो हम वो बातें भी कभी, क्योंकि ये हमें देखिए आपका उद्देश्य मैंने कल भी कहा था कि आपको परफेक्ट अकाउंटेंट बनना है, ठीक है ना। आपको सीए में नहीं बनना है, आपको अच्छा सीए में बनना है, क्योंकि जिस वक्त आप सीए में बनकर निकलेंगे ना, उस समय और ज्यादा कंपटीशन आने वाला है। समझ गए बात को। तो मैंने कल बताया था एक चौथा अकाउंट, आपके सबके आंसर थे कि अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन आपको हमेशा पता होना चाहिए, आपका आंसर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट का होना चाहिए। अकाउंट तीन नहीं चार होते हैं, और मैंने कल बताया था एक चौथा अकाउंट वैल्यूएशन अकाउंट। इज दिस क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। मैं आज भी एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से पहले शुरू करूंगा। अभी शुरुआत में थोड़ा सा जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी स्पीड थोड़ी कम है शायद, तो मैं पहले से बता दूं कि आपको मुझे एनालिसिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जो भी स्पीड है वो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, केशव, केशव आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल थर्ड है शायद, फोर्थ। एग्जाम्पल 4 ज्यादा लेंदी कोई एग्जाम्पल नहीं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं। हमारे पास एक क्लाइंट आया है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, ये दो डेट्स की इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। उसमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है, ठीक है। उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि साहब पिछले साल के एंड में, जो लोग कल नहीं थे वो थोड़ा साथ साथ नोट करते हुए समझेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बात समझ में आएगी, ठीक है। और लॉजिकल चलो, कुछ याद मत करो, दिमाग पे कोई बर्डन नहीं, बड़ा सिंपल होती है अकाउंटिंग, इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट। तो 31 मार्च 2023 है ना, असेट्स हमारे क्लाइंट ने हमें बताया कि साहब मेरे पास पिछले साल के एंड में, यानी इस साल की शुरुआत में 10 लाख की असेट थी, और अभी मेरे पास जो एसेट्स हैं वो 15 लाख रुपए की हैं। कोई बता सकता है इसमें कौन कौन सी एसेट्स आ गई, सारी आ गई। कल जो मैं क्वेश्चन दे रहा था उसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक ऐसे दे रहा था, ठीक है ना। मैंने आज डायरेक्ट सवाल कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो एसेट्स आ गई इसमें सारी, इज दिस क्लियर। उसके बाद हमारे क्लाइंट ने हमें बताया कि भाई
लाइबिलिटीज उसकी जो है वो साल की शुरुआत में तो 4 लाख थी, लेकिन साल के एंड में आज की तारीख में वो 6 लाख रुपए है। हो गया इतना। और उसके बाद उसने हमें और इंफॉर्मेशन दी कि ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ड्यूरिंग 23-24 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, उसने हमें बताया कि इस साल में उसने 3 लाख रुपए की कैपिटल और बिजनेस में लगाई थी। ये थोड़ा सा सिस्टम, 1 मिनट। हाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीस। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या विड्रॉल का मतलब ड्राइंग्स होता है? विड्रॉल और ड्राइंग्स में क्या अंतर होता है बताइए? हाँ, हर ड्राइंग विड्रॉल है, लेकिन हर विड्रॉल ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स वो विड्रॉल होता है जो बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई, मुझे लगा ज्यादा हो गई, 1 लाख वापस ले गया, ये विड्रॉल है, ये ड्राइंग्स नहीं है। लेकिन मैंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी 5 लाख और मैं हर महीने या हर 6 महीने में या अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 10,000 ले गया, वो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स जो है विड्रॉल, पैसे वापस मतलब वापस ले जाना ही होता है। इज दिस क्लियर? लेकिन उसमें अंतर होता है। फिर भी मैंने स्पेशली लिख दिया, अभी कोई डाउट क्रिएट नहीं करना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिख दिया, कैपिटल विड्रॉ की है। तो यहां पर उसने बोला भाई साहब 50,000 रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए थे, कैपिटल विड्रॉ कर ली थी। और फिर ड्राइंग्स भी उसने बताई कि उसने कुछ ड्राइंग्स की है, 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उसने ड्राइंग्स की है। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यहां लिखे रिक्वायर्ड, मेरा पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाए उसका आंसर देना है। एग्जाम में भी जरूरी नहीं है आपको कि आप सोचे कि प्रॉफिट निकालने को आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2023 एंड 31st March 2024। संजम बताइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? मना कर दो भाई, सिंपल। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, जो चीज नहीं आया ना इमीडिएट मना कर दिया करो, नहीं आता टेंशन नहीं लेना। हाँ भाई, क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? राधा नहीं, अनुराधा, आर्ची। अच्छा, अनुराधा कौन है फिर? अच्छा हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? बोलो। लाइफ में सबसे, देखो सीए में बनने से भी कुछ नहीं होगा, बोलना आना चाहिए भाई। स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ, आपके बिजनेस में अगर एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और मैंने कल ही बताया था, अफेयर्स का मतलब पर्सनल अफेयर्स नहीं है, बिजनेस अफेयर्स। इज दिस क्लियर युवराज? युवराज हाँ, मैं हूं ना, जिंदा हूं ना मैं। पर आप तो कल थे, आपका नाम क्या है? देवांश। तो कल जो थे उन्हें तो मैंने बताया था, है ना। जो लोग कल नहीं थे वो खुश हो सकते हैं, इसलिए कि भाई चलो हम नहीं थे और ये थे तो भी कोई दिक्कत ही नहीं। सेम मैंने कल बताया था, स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस में असेट और लायबिलिटी के स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो मन में डाउट यही आएगा जो इनको आया कि भाई फिर से बैलेंस शीट हो गई। मैंने अंतर बताया था, अंतर और भी है लेकिन मेन अंतर मैंने बताया था क्या? जब हम प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और वो ट्रायल बैलेंस से जब बैलेंस शीट बने, एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनेगा, वो बैलेंस शीट कहलाएगा। लेकिन ये तो मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा
ये तो अधूरी इंफॉर्मेशन है ना। इस बंदे ने, ये जो भी सामने है, इसने अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रखी है। ये प्रॉपर डबल एंट्री से फॉलो, तो इसने एसेट लायबिलिटी की लिस्ट बना रखी है, तो वो बैलेंस शीट थोड़ी है। बैलेंस शीट की इज्जत है यार, फाइनल अकाउंट है वो। क्या है वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम का रिजल्ट है। इज दिस क्लियर? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना है। मैं लिखवा सकता था एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट, लेकिन हमें लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, और वो बनता है कब? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से। किससे? अच्छा, इसमें और अंतर हो सकते हैं। बैलेंस शीट का तो एक फॉर्मेट है, अरे आपने पढ़ा होगा ना, बैलेंस शीट का एक कंपनी की बात, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। पहले फिक्स्ड एसेट्स आती है, पीपी, फिर करंट एसेट्स आएंगी, आपने पढ़ा होगा ना। अब इसका कोई फॉर्मेट थोड़ी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत किसकी है? बैलेंस शीट की, फाइनल अकाउंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। पहला अंतर क्या बताया था, कल बताया था, जो भी बताया। दूसरा अंतर यह भी है कि बैलेंस शीट तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। असेट जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ऊपर मशीनरी लिखें, फिर फर्नीचर लिखें, आप पहले कैश लिख दो, फिर स्टॉक लिख दो, फिर बैंक, कोई फॉर्मेट ही नहीं है उसका। ऐसे बहुत अंतर आएंगे। क्लियर? धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी। अभी मैंने बहुत इजी सवाल लिया, आप खुद समझ सकते हैं। तो हमें 2 डेट्स का क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो बनाइए स्टेटमेंट ऑफ, चूंकि मैंने इंफॉर्मेशन तो ज्यादा दी नहीं है, तो बड़ा इजीली बन जाएगा। एक कॉलम लाइबिलिटीज का, मैंने कल आपको कॉलमनर फॉर्म बता दिया था। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, और एसेट्स। जो लोग कल क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, ऑनलाइन जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वो कल वाले दो, मतलब कल जो पढ़ाया था, अब वो एग्जांपल्स आप करेंगे तो हो जाएंगे आपसे। एसेट्स 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। चलिए करें स्टार्ट। कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, 2 लाइन 4 लाइन में बन जाएगा। मैंने सारी एसेट्स एक साथ दे दी। बताइए साल की शुरुआत में कितनी एसेट्स थी? 10 लाख। साल के अंत में कितनी एसेट्स थी? 15 लाख। अब इसमें और कल वाले सवाल में क्या अंतर है बताइए? मैंने एक साथ दे दी फिगर्स। अगर आपको अलग अलग दिया होता, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बीआर, वैसे लिख देते। मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कैपिटल कंपैरिजन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो 2 डेट्स की असेट्स आपके पास हैं, 2 डेट्स की लाइबिलिटीज बताइए। थोड़ी सी जगह छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर, कितनी? 4 लाख और 6 लाख। बस आपके क्लाइंट ने क्या आपको बताया? उसने कितनी परचेज की थी? नहीं। कितनी सेल? नहीं। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इज दिस क्लियर? तो फिर असेट्स का टोटल बोलिए। 10 लाख और 15 लाख। ऑब्वियसली अकाउंटिंग चलती तो डबल एंट्री पर ही है, तो टोटल तो सेम ही होगा। यस और नो? और असेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को बचपन से क्या कहते हुए आ रहे हैं? कैपिटल। तो हमें इस इंफॉर्मेशन, जो हमारा क्लाइंट हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आया, जितनी भी लाया, वो अधूरी थी। ये कोई पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी है। ये तो कल से भी ज्यादा अधूरा सवाल है। नहीं, अरे कम से कम असेट अलग अलग तो बता भाई, मशीनरी कितने की, फर्नीचर कितने का है। पर मैंने अभी शॉर्टकट किया है थोड़ा सा, कल कर लिए थे सवाल। तो कैपिटल आएगी बैलेंसिंग फिगर, बोलिए कितना? 6 लाख और, हाँ जी, 9 लाख। इज दिस क्लियर? तो हमारे क्लाइंट ने हमको जो इंफॉर्मेशन दी, उससे हमने क्या निकाल लिया कि इस बिजनेस की साल की शुरुआत में कैपिटल 6 लाख थी और साल के अंत में 9 लाख। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉइंग्स नहीं होती, कोई एडिशनल कैपिटल इसने ड्यूरिंग द ईयर नहीं लगाई होती, कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई विड्रॉल नहीं होता, तो फिर क्या होता बताइए? प्रॉफिट आया था ना। ओपनिंग कैपिटल 6 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख, तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। हाँ है ना? क्या कैपिटल केवल प्रॉफिट से बढ़ती है, या लॉस से कम होती है, या और भी कई कारण होते हैं कैपिटल बढ़ने घटने के? बताइए, और कैसे बढ़ती है? एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल बढ़ेगी। हेलो, इधर ध्यान दो। वो हाँ, जो मैंने बताया अभी,
एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल बढ़ेगी ना, कैपिटल विड्रॉ कर लोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी कि नहीं, ड्रॉइंग्स करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी कि नहीं। तो कैपिटल के बढ़ने घटने के कई कारण होते हैं। भाई ने अभी कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं आऊंगा, मैंने तो अभी तक नहीं बताया क्योंकि मैं भी प्रोप्राइटरशिप पे चल रहा हूं। क्या कभी प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुना? मेरे ख्याल से आपने पार्टनरशिप में सुना होगा, तो हम उस पर बात करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। देखो एक बात कंफर्म है, जो आपके दिमाग में है वो मेरे दिमाग में पहले से ही है, क्योंकि मैं सीए बन चुका हूं। आगे बढ़े क्या? तो इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, बताइए। ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे सभी मेरे साथ साथ, प्लस प्रॉफिट, प्लस क्या, एडिशनल कैपिटल, माइनस विड्रॉल, माइनस ड्रॉइंग्स, बराबर क्लोजिंग कैपिटल। ये इक्वेशन तो सभी को क्लियर होगी मेरे ख्याल से। जो लोग कल नहीं थे, दोनों स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है इक्वेशन? बड़ी सिंपल इक्वेशन है ये, ठीक है। तनिष्का, हाँ क्लियर, और देवांश क्लियर है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको एक बताऊं, अब इससे प्रॉफिट अगर निकालना है तो इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, जल्दी बताइए। पहले इक्वेशन बनाइए प्रॉफिट, मैं कुछ बताना चाहता हूं प्रॉफिट। हाँ जी बोले। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक, माइनस एडिशनल कैपिटल, बिल्कुल ठीक, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्लस बोलिए ड्रॉइंग्स। क्या इसमें कोई डाउट? तो इससे प्रॉफिट निकल जाएगा क्या? पर एक बात, अब जरा मेरे साथ चलना भी आगे। देखिए कई लोग आगे भी चल रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अभी थोड़ा धीरे चल रहा हूं, और चूंकि सवाल बड़ा आसान सा है तो सबने आंसर निकाल के भी बैठे कुछ लोग, ठीक है ना। उससे होना कुछ नहीं है। इस क्लास में मेरे सामने शक्ति प्रदर्शन मत करना, ठीक है। देखो क्या है, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आप। जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन के अंदर आप दौड़ लगा रहे हो कि हम तो पहले पहुंच जाएंगे, तो ऐसा होगा क्या? ट्रेन के अंदर कितने ही दौड़ लेना, पहुंचोगे तभी जब ट्रेन पहुंचेगी। तो मेरी क्लास में आप मुझसे आगे चलोगे, उससे होना कुछ नहीं है आपका। और मुझे आपसे आंसर चाहिए भी नहीं। कई लोग होते हैं आंसर निकाल के बता दो, मुझे नहीं चाहिए आपसे आंसर। युवराज, ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूं, आगे बढ़े। तो इससे प्रॉफिट निकला, इससे क्या निकला? अच्छा, बचपन से प्रॉफिट कैसे निकल रहा था बताना जरा। ऐसे, इधर आई इनकम, इधर ई, ऐसे निकलता था। इनकम और एक्सपेंस को मैच करते हैं ना, मैच साड़ी के फॉल सा। अरे मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट भाई, मैंने क्या कहा, मैं मैं पहला टॉपिक में थोड़ा सा समय ज्यादा भी लूंगा, और मैं साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आगे बहुत काम आएंगी हर चैप्टर में आपके। साड़ी, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? आपको एक्चुअली मालूम, आपको वन लाइन तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं देखिए बड़े सिंपल बात पूछता हूं, मैंने अभी, आप मालूम है, मैं फिर कह रहा हूं, अभी शुरू की 3-4 क्लासेस में आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई कोर्स में आपका बहुत फास्ट करा रहा हूं, बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य है आपको परफेक्ट अकाउंटेंट बनाने का, और वो मैं बनाकर ही रहूंगा, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, देखिए मैं सबसे पूछता हूं, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट ही तो थी, स्टेटमेंट आपने पूछा था मुझसे, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? वाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? किसी भी बिजनेस में इसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर काफी हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, टू नो द, ऐसे है ना, याद है ना? बिल्कुल, वेरी करेक्ट, दिस इज द ओनली राइट आंसर। एक्सप्लेन करो।
assume करना है कि हमारा बिजनेस 2 साल तक चलेगा चलने वाला, तो अपन बैलेंस शीट जब बनाते हैं कि हम assume करेंगे हमारा आगे तक भी चलता रहेगा, और इसलिए अपन डिसॉल्यूशन वगैरह केसेस के अंदर नहीं बनाते। बिल्कुल सही आंसर दिया है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूं कि बैलेंस शीट आप लोग मालूम है, आप लोग ये बता रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसमें एसेट्स आती है, उसमें लायबिलिटी आती है, एसेट लायबिलिटी की पोजीशन हम दिखाते हैं, राइट। बैलेंस शीट बनाने का मेन कारण है गोइंग कंसर्न। आपने ये भी पढ़ा तो होगा। हमारी आदत क्या है कि हम गोइंग कंसर्न अलग से पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते वक्त भूल जाते हैं। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न जो बेसिक अजम्पशन है, वो ये कहता है कि एक अकाउंटेंट को ये मान के चलना है कि बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक, लंबे समय तक चलता रहेगा। अरे हाँ या ना, पढ़ा होगा ना। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी देना बाकी है, मतलब अगले साल देंगे, मतलब अगला साल है। अरे अगले साल देंगे का मतलब क्या है कि अगला साल है। इज दिस क्लियर? तो बैलेंस शीट में सारे एसेट और लायबिलिटीज के बैलेंस आएंगे नहीं, इस साल के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के, तो मतलब अगला साल है। तो बैलेंस शीट तभी बनती है जब अगला साल है। बैलेंस शीट मतलब बैलेंसों की शीट, है ना। इस साल के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के, तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब ही यही है कि अगला साल है। इसीलिए जो इसने एग्जांपल दिया, आपने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है आपने, तो डिसोल्यूशन वाले टॉपिक में कभी बैलेंस शीट बनती ही नहीं थी, क्योंकि फर्म बिजनेस बंद हो चुका है। इज दिस क्लियर? तो इसी प्रकार से व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ठीक। आपको इनकम और एक्सपेंसेस को, इनकम और एक्सपेंसेस को, मतलब इनकम भी फॉर द ईयर। कभी ऐसा हुआ कि इनकम तो 2 साल की ले ली और एक्सपेंस 1 साल का लिया? कभी ऐसा हुआ एक्सपेंस 1 साल का ले लिया, इनकम 3 साल की ले ली? नहीं। 1 साल की इनकम को, अभी इनकम क्या होती है उस पर बात नहीं कर रहे, इनकम का जनरल मीनिंग तो पता ही होगा, एक्सपेंस का जनरल मीनिंग पता होगा, है ना। तो 1 साल की इनकम को 1 साल के एक्सपेंस से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस 1 साल का प्रॉफिट या लॉस आता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बनाया गया, तो आप बोलेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। किससे बनाए? मैचिंग कॉन्सेप्ट से। तो हम थोड़ी थोड़ी बातें साथ साथ करते जाएंगे। तो आज तक प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? पीएनएल बनाकर कैसे निकाला? अब हम प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं देखना जरा। एक कॉलम मेरे साथ साथ चलेंगे सब। पर्टिकुलर्स कल मैंने नहीं बनवाया था, ये थोड़ी 1-2 लाइन छोड़ने के बाद लिखना। चलो मैं लिख देता हूं, 1 मिनट, 1-2 लाइन छोड़िएगा पहले। हाँ, बहुत ही ध्यान से। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का। चलिए ऊपर वाली इक्वेशन बोलिए। प्रॉफिट निकाला था ना आपने, प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखा था? हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल। वो कितनी थी जरा बताएं? 9 लाख। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कौन सी डेट की हो गई है? 31 मार्च 24। हाँ, कितनी आई थी? 9 लाख। फिर बोलिए क्या था? माइनस क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो कितनी थी है? मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं, लेस करना है तो चलेगा ना। हाँ, और बोले क्या था? माइनस क्या? माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी? 3 लाख। ठीक है, ये भी लेस कर दी। नेक्स्ट, हाँ जी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये कितना था बोलना? 50,000 ऐड हो गए। और नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स कितनी? मैंने कितना? 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12, वो कैलकुलेशन दिखाइए, लिखना है ये 36,000। बस, और तो कुछ नहीं है। ये फाइनल बताइए क्या है? वो चलो, वो तो 6 और 9 लाख, 9 लाख कैंसिल ही हो गया इसी। हाँ ठीक है, 86,000 ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट हो गया इतना। तो हम इसको कहेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। क्या हेडिंग दिया मैंने इसको? क्या मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकता हूं? नहीं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो P&L साथ में ही आता है। लॉस मतलब कुछ अलग थोड़ी, वो तो नेगेटिव प्रॉफिट है। हाँ है ना? पीछे आप लोग सभी लोग क्लियर हो रहा है आपको? हाँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर है? हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट से तो वो बनता है, तो वो तो बात हो ही गई। उसके अलावा जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में अंतर था, वही है क्या भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फाइनल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल अकाउंट किससे बनेगा? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस किससे बनेगा? लेजर से। लेजर किससे बनेगा? सब्सिडरी और जर्नल से। मतलब जब प्रॉपर डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम से आप अकाउंटिंग करोगे, जब प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, इज दिस क्लियर? तो जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए स्टेटमेंट बनेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे। इज दिस क्लियर? लेकिन जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक छोटा सा ब्लॉक बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is the result of proper double entry system। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। हाँ है ना? पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है? बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट is prepared from incomplete records। क्या ये लाइन सही है? ठीक है? हो गया इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। अब मुझे बताइए, जैसे मेरा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा सभी, मेरा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उसमें नेट प्रॉफिट आया, लिखना नहीं है, हाँ, 10,000। कितना आया? और मैं कह रहा हूं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। भाई मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई होगी, प्रॉफिट तो मैं प्रोप्राइटर हूं ना, तो मेरा ही है वो। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 1,000। तो क्या होगा बताइए? क्या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए? कभी आपने देखा? क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो बोल रहा है कि भाई 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो ये किसका? मेरा। किसका है? मैंने कहा मुझे 1,000 का इंटरेस्ट दो, तो ले लो, इसी में से लेना है। तो अब 1,000 का इंटरेस्ट है तो बचा कितना? 9,000। तो क्या फर्क पड़ गया? 10 ही मिलना था तो। हाँ है ना? पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट 10,000 आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, तो मान लो 2 पार्टनर तो 5-5 हजार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन अगर एक पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है और एक की कम है, तो वो इंटरेस्ट अगर मांगता तो पहले इंटरेस्ट जाता और बाद में प्रॉफिट बढ़ता। ये तो पता ही होगा ना? हाँ है ना? तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं मांगना चाहिए प्रोप्राइटर को। क्लियर है? पर अगर एग्जाम में आ गया तो मना कर दोगे क्या? अरे कुछ भी हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं? ठीक है ना? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी आ सकता है। तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैपिटल पर? कैपिटल बढ़ती है घटती है, बता सकते? जैसे मैंने बिजनेस में 10,000 रुपए की कैपिटल लगा रखी, बताओ मुझे बिजनेस से कितना लेना है? सिंपल, 4,000। क्यों? अरे मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई, मैं उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं आपसे। मैंने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे, तो मुझे बिजनेस से कितने लेना है? 10,000 लेना है, और क्या? अरे हाँ या ना?
अब मुझे बिजनेस से मान लो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, इंटरेस्ट ऑन तो मुझे लेना है, तो बिजनेस को देना है, तो बिजनेस के लिए खर्चे जैसा है ना। तो अगर वो मुझे दे दे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैश में निकाल लिया, तो मुझे कितना लेना है, अब 10 ही लेना है। अरे हाँ या ना, कैपिटल में प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने भी प्रॉफिट की बात नहीं, मैंने कितने पैसे लगाए थे, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। कई लोग मैं देख रहा हूं एकदम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बिजनेस में कितने रुपए लगाए थे, मुझे बिजनेस से कितने लेना है, बिजनेस को 1,000 रुपए 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे बिजनेस से कितने लेना है, 12 लेना है ना। अब तो हम फिर 10 बोल दिया, प्रॉफिट आएगा। अरे हाँ है ना। तो अल्टीमेटली बिजनेस से मुझे कुछ अगर लेना है, बिजनेस से मुझे कुछ अगर, और वो बिजनेस ने मुझे नहीं दिया कैश में, तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी ना। अरे मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, तो मुझे बिजनेस से 10,000 लेना थे, यस और नो। अब 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का, तो मुझे बिजनेस से 2,000 और लेना है, तो या तो मैं 2,000 रुपए कैश निकाल लूं, और नहीं तो फिर क्या मानेंगे, मेरी कैपिटल 12 हो गई ना। जब भी तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट रखो, क्लियर हो गई बात। तो मेरे को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लेना है, ठीक है ना, तो या तो मैं कैश निकाल लूं, और अगर कैश नहीं निकाला तो मेरे को लेना है, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगी ना। मतलब आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल, मैंने कुछ विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, ड्राइंग्स कर ली, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, तो या तो मैं कैश डालू बिजनेस में, और नहीं डालूंगा तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी ना। अरे हाँ या ना। तो इसलिए अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहें, लिखें हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे हिसाब से प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये होना नहीं चाहिए। अरे सब किसका है, प्रोप्राइटर का। अब वो प्रॉफिट के नाम से ले, इंटरेस्ट के नाम से ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा, होना नहीं चाहिए, पर आ जाए। तो अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, बताइए क्या इक्वेशन बन जाएगी, बोलिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिख देता हूं, चलो, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर माइनस ड्रॉइंग्स। एक और चीज बताएं, प्लस, प्लस क्यों किया आपने ये। अच्छा, मैंने कल एक बात और बता दी थी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमें 2 मेथड पढ़नी है, एक कैपिटल कंपैरिजन, एक कन्वर्जन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड में कोई अकाउंटिंग ज्यादा नहीं है ना, कोई डेबिट क्रेडिट, ये प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों जोड़ी बताइए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी ना। अरे मुझे 100 रुपए लेने थे व्यापार से, ये तो पता ही होगा ना, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, ये भी एक कंसेप्ट है भाई, सेपरेट एंटिटी। अरे हाँ या ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो 100 लेना है, 10 का इंटरेस्ट लेना है तो 110 लेना है। अगर 2 रुपए इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे मुझे देना पड़ेगा तो 108 ही लेना है। क्लियर है ना। ये इज इक्वल टू क्या आएगा, बोले क्लोजिंग कैपिटल। क्या इसमें कोई डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, मैसेज है क्या कोई। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्या बोला किसी ने, आक्षी श्रीवास्तव ने कुछ बोला है, पर सर बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना आईओसी। अक्षय आप बोलोगे मेरे सामने कुछ, यहां पर मैं समझ नहीं पाया आपका डाउट। सर मैं ये बोल रही थी, वो तो एक्सपेंस हो गया ना बिजनेस के लिए, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ बिल्कुल हो गया, हाँ, एक्सपेंस जैसा बोलता हूं मैं उसे, एक्सपेंस बोल देता हूं अभी आपके खाते। तो दिक्कत क्या है, तो डेबिट साइड ऑफ P&L जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर नहीं सर, बस इतना ही पूछना। अच्छा इतना नहीं, देखिए समझिए बात को। अभी आपके कारण मैं उसे एक्सपेंस बोल रहा हूं, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। सुनिए ध्यान से सभी लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, मैं ओनर, वो बिजनेस, मैंने बिजनेस को 1000 रुपए दिए, मेरी कैपिटल है, बिजनेस के लिए कैपिटल है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए क्या है? अब मुझे उस 1000 पे 100 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, तो मुझे लेना है, तो बिजनेस को देना है, और देना है, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंस है जो इन्होंने कहा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस, क्या है? लेकिन मैं उसे बोलता हूं वो एक्सपेंस जैसा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, पढ़ा है क्या? मैं तो मुझे कुछ बातें आपको याद दिलानी पड़ेगी। अगर वो एक्सपेंस होता तो P&L में ही आ जाता ना। अरे एक्सपेंस कहां आते हैं भाई? पर आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, मैं तो जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ही पार्टनरशिप। तो इसका मतलब वो एक्सपेंस तो नहीं है, एक्सपेंस होता तो P&L में ही आ जाता। स्वयं भगवान ब्रह्मा नहीं रोक सकते, अगर कोई चीज एक्सपेंस है तो वो P&L में ही आएगी, वो एक्सपेंस जैसा है। इसलिए मैं वहां पार्टनरशिप में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इनका क्वेश्चन आया इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। लेकिन देना बाकी है, अरे सैलरी देना बाकी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी तो आती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना बाकी है तो उसको, बिजनेस को देना बाकी है तो मुझे लेना बाकी है। तो मुझे 1000 की कैपिटल लगाई थी मैंने, तो वो मेरी कैपिटल है, वो मुझे लेना है, और 100 रुपए का इंटरेस्ट भी लेना है, तो अब मेरी पैसा कितना लगा हुआ है? 1100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा जो पैसा लगा हुआ है बढ़ गया कि नहीं? अगर आप मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे कैश में तो मुझे नहीं लेना है, लेकिन अगर नहीं दिया तो बाकी है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अच्छा, ये सारी डिस्कशन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप मैं पढ़ाऊंगा आपको तब हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। क्लियर? अभी तो सिर्फ इतना पता आपको लॉजिकली होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं, बोलो बढ़ेगी कि नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी कि नहीं। मेरे को बिजनेस में 100 रुपए मैंने कैपिटल लगा रखी थी, 100 रुपए लेने थे, पर मैंने ड्राइंग्स कर लिया, तो अब मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट देना है, तो या तो मैं 10 दे दूं और नहीं तो मुझे 90 ही लेने। सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल, ये सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन में चेंज आपको समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट किसी को? चलिए, जैसे देखिए आपके स्टडी मटेरियल में दिख रहा है आपको ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड, जैसे आज मैंने थोड़ा बताया भी आपको, जैसे एक और डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंतर है ना। चलिए बढ़े आगे, करें क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 23 करते हैं। इलस्ट्रेशन 23 कौन सी मेथड कर रहे हैं हम? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ठीक है। चलिए, चलो, मिस्टर प्रकाश keeps his account on single entry system. He has given the following information about his assets and liabilities. मिस्टर प्रकाश आपके क्लाइंट है, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, और उन्होंने आपको बताया कि 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के दिन उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी हैं। क्लियर हो गया? और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश बॉट एडिशनल 7500 कैश इन द बिजनेस। ये क्या है? 7,500 क्या है, जल्दी बताओ। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और ही विड्रू गुड्स ऑफ 2100 एंड कैश 7200 फॉर हिज। तो ड्राइंग 7200 है, ड्राइंग जरूरी कैश में ही होगी? नहीं ना, गुड्स भी हो सकता है ना। हाँ, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी बताइए जल्दी। हाँ जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं आना था, प्रोप्राइटरशिप है, पर आ गया। देखिए आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10%। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाना है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो फॉर्मेट बताइए क्या था, बोलो, फॉर्मूले को बोलो स्टेटमेंट के फॉर्म में। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, कुछ लोग काफी हंस रहे हैं, कोई जोक सुनाया गया। एक मिनट, हाँ, क्या नाम आपका? परी। तो कोई जोक सुनाया?
तो मुझे भी सुनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो बताइए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट बोलो फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ठीक है, और वो बताया ना, ये ऊपर वही आएगा, ये ऊपर है, कुछ नया नहीं है भाई। कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? हाँ, धनंजय। आप थोड़ा टेंशन में दिखते हो मुझे, कोई लाइफ में कोई नहीं, कोई हादसा तो नहीं हुआ लाइफ में? कुछ वो लफड़ा तो नहीं, कोई धोखा? फिर ठीक है, तुम टेंशन में दिखे मुझे। हाँ हाँ ठीक है, बड़े आगे चलिए। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अब बताइए सवाल में जो अभी आपने मुझे इक्वेशन बताई, देखो मैं क्यों धीरे चल रहा हूं, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं आगे ना, तो वो आपके लिए, आपको ऐसा लग सकता है कि यार फटाफट कर ले क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, पर एक दो एडजस्टमेंट बदल दें, तो हमें हमें अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना ही पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो वो तो दे ही नहीं रखी, तो वो कैसे निकलेगी? स्टेटमेंट ऑफ। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखा जाए, अभी सॉल्व मत करिए आप, तो जो पूछा जाता है वो सॉल्यूशन है और बाकी जो भी है वो वर्किंग नोट है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप सॉल्यूशन में बना दे चलेगा, लेकिन बनना किसमें चाहिए? वर्किंग नोट। इज दिस क्लियर? तो स्टार्ट करें मेरे साथ। क्या पूछा है? सॉल्यूशन बताइए क्या पूछा है। स्टेटमेंट ऑफ लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा है पूरा बोलिए आगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वापस बोलूं, पूछूंगा मैं आपसे, फिर पूछूंगा, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023 कैसे बनेगा, अगर बनता तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे उसमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता, जो तो शायद है, असेट लायबिलिटी में स्टॉक हो सकता है, पर क्या नहीं है बताइए? ड्यूरिंग द ईयर की परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक्सपेंसेस। अरे हाँ है ना, फिर ट्रेडिंग से जीपी आएगा, फिर बाकी इनकम एक्सपेंस चाहिए, तब जाके निकलेगा ना। वो नहीं निकल सकता, क्यों? बोलो ना, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्योंकि क्या है, हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट निकालना। तो चलिए, पर्टिकुलर्स कॉलम और अमाउंट कॉलम। क्लोजिंग कैपिटल लेस क्या करते हैं बोलना। अब लेस भी लिख दिया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस ओपनिंग कैपिटल, और बोले लेस एड भी बोलते जाएंगे मुझे। लेस क्या? एडिशनल कैपिटल, एड विड्रॉल, और एड क्या? ड्राइंग्स। चलो हाँ, अब बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा कि लेस? पक्का ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये देख लेते हैं अभी, एक मिनट। ये अभी हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, इसलिए। हाँ जी, बताइए। हेलो,
जब हम ओपनिंग कैपिटल से चल रहे थे, हाँ है ना, तो हमने क्या लिखा था यहां पे, ऐड किया था ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसको चेंज भी करवाया था ना आपसे। अब अभी मैं कैसे चल रहा हूं यहां पे, क्लोजिंग, तो फिर अब क्या होगा, ये माइनस होगा ना, हाँ है ना। तो फिर देखो, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो क्लास में। हाँ, तो ऐड करूं या लेस, अभी भी मैं आपकी बात ही मानूंगा, मैं मेरा दिमाग कुछ भी नहीं लगाने वाला हूं, लेस। और फिर बोलो आगे, ऐड क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये हो गया। हो गया इतना, बढ़े आगे। अब क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल के लिए दो तीन, अच्छा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो दो तीन लाइन छोड़ देना चाहिए अपने को मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना कि कोई एडजस्टमेंट हम भूल जाएं, तो मार्जिन रखना चाहिए। और अब लिखे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में क्या बनाना पड़ेगा आपको बताइए। अच्छा, मैंने आपको कॉलमनर फॉर्म में सिखाया है, बोलो ना, कॉलमनर फॉर्म क्या होता है, अरे मैंने दोनों डेट की एक साथ बनवा दिया था ना स्टेटमेंट, दो कॉलम में। तो जनरली अपने स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं किया है, तो अपन अलग अलग भी बना सकते हैं और कॉलमनर, इसलिए अपने को दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, डेट बोलिए 31 मार्च 22, यानी 21 22 का एंड है ये, यानी 22 23 की बिगिनिंग है, ठीक है। देखिए, हाँ कैसे बनेगा फॉर्मेट बोलिए, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट में। देखिए मैं आपको बताऊं, पास होने के लिए क्या चाहिए, नहीं 40 नंबर तो चाहिए, 40 तो चाहिए, लेकिन हम कोशिश, देखिए आपको टारगेट करना है कि आपको 90 प्लस आए, वैसे तो मैं चाहता हूं 100 में से 100 ही आना चाहिए, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है पूरा। पास होने के लिए चाहिए आपको स्पा, क्या चाहिए, एस फॉर स्पीड, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ए फॉर एक्यूरेसी। ये बात सुनना एक बात, ये बातें मैं बाद में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, आज शुरुआत है क्लास की, जो समय है अपने पास। स्पीड, प्रेजेंटेशन, और आपको एग्जाम में अगर बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको वहां पे आने वाला सवाल तेज भी करना है, ढंग से भी करना है, और सही भी करना है। कई लोग तेज करते हैं तो प्रेजेंटेशन बिगाड़ देते हैं, कई लोग तेज करते हैं प्रेजेंटेशन सही होता है पर गलती कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, समझ रहे हैं। कई लोगों ने आंसर तो सही निकाल दिया लेकिन प्रेजेंटेशन बेकार है, ये बहुत धीरे धीरे किया, 10 मिनट का क्वेश्चन 20 मिनट में किया। तो आपको इन तीनों चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, स्पीड पर भी, प्रेजेंटेशन पर भी, और एक्यूरेसी पर भी। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए बोलिए, मुझे आप बताते जाइए, मैं मुझे बताइए आप, असेट्स लायबिलिटीज देखिए ना वहां पर, अच्छा आपके मॉड्यूल नहीं है, अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ अब। चलो मैं बोलते जाता हूं, ठीक है, मुझे, मैं क्वेश्चन दिखाऊं, चलिए बना लिया फॉर्मेट आपने। पहले हम असेट साइड में आ रहे हैं, क्या जरूरी है मैं एक ऑर्डर में लिखूं पहले फिक्स एसेट करंट एसेट, ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए लिखिए, कैश एट बैंक 600 और 1500, 600 और, अच्छा अभी अपन ने एक ही बनाया, वेरी ठीक, 600 लिख लिया क्या। देन अगली एसेट बोले, भाई जब कोई सुनो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, तो जिस ऑर्डर में एसेट लायबिलिटी दे रखी वैसे लिख देना। बिल रिसीवेबल लिख दो 16,200, लिख रहे हैं सभी। डेटर्स 45,600, स्टॉक 31,000,
मशीनरी 66,200, कंप्यूटर 18,000। लिख लिया। सारी एसेट्स को लाइन से लिख दिया और लाइबिलिटी साइड में आकर बिल्स पेएबल और पहले क्रेडिटर्स लिखेंगे। कोई ऑर्डर नहीं है पर क्वेश्चन के हिसाब से। क्रेडिटर्स 55,200 और बिल्स पेएबल कितने हैं देखें 26,400 के। इज दिस क्लियर? तो यहां पर असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस है बहुत ही भयानक 96,000। चेक इट। आ रहा है ये 96,000 इज द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस कैपिटल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एक और स्टेटमेंट वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉपर लिखेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2023। वही लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। लोकेश्वर ने आंसर दिया था लेस होगा इंटरेस्ट, बिल्कुल लेस ही होगा। हो गया इतना? चलिए, तो अब आप लोग वापस से कैश एंड बैंक कितना 1500, बिल रिसीवेबल 18,300, डेटर्स 56,000, स्टॉक इन ट्रेड 47,300। कोई जल्दी नहीं है, मैं बोल रहा हूं उससे दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, मैं रुकूंगा आपके लिए। मशीनरी 78,000, कंप्यूटर 17,000। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को आप लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आप। बिल्स पेएबल में है 28,200 है क्या, देखना 28,200। तो आप सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज लिख देंगे। आपका क्लाइंट आपके पास अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर आया है और ये आंसर देखे कितना आ रहा है 131। क्या ये आ रहा है? इस क्लास में ऐसे कुछ स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो देख देख के लिख रहे हैं केवल। गलत है, कैलकुलेशन करनी चाहिए। क्लास में सबको कैलकुलेशन करनी चाहिए। आंसर है सामने लेकिन करनी चाहिए। ठीक है, आंसर देखकर मत करिए, आप करने के बाद चेक करिए यहां पर। ठीक है, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट से भी मैं यही कहूंगा। तो ये आ गया क्या? अब जो ऊपर हमने एक स्टेटमेंट बनाया था, देख रहे हैं? बस उसी स्टेटमेंट में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, याद है ना वो इक्वेशन? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा था, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर क्लोजिंग कैपिटल। तो अब जब हम क्लोजिंग कैपिटल से शुरू कर रहे हैं तो जो उधर प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए मेरे साथ साथ करेंगे। 131,400 क्लोजिंग कैपिटल, 96,000 ओपनिंग कैपिटल।
ठीक है, स्टडी हम धीरे धीरे प्रेजेंटेशन अपना मॉड्यूल के हिसाब से बदल भी सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। स्टडी मेट में यहां पर एक इंक्रीज डिक्रीज दिखाया गया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो लास्ट में एक साथ इफेक्ट तो वही आएगा। नेक्स्ट बोले ड्राइंग्स, नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा था? हाँ, जो अपन ने लिखा अपन वो लिख दो। एडिशनल कैपिटल है क्या कोई? कितनी है? हाँ, तो कितनी है? एक मिनट। ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट एडिशनल 70। हाँ लिखिए, एडिशनल कैपिटल 7,500। ये इन्होंने ऑर्डर चेंज कर रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 + 3 + 2 या 2 + 3 + 5, आंसर तो 10 ही आएगा। एडिशनल कैपिटल, उसके बाद ड्राइंग्स बोलिए। विड्रॉल है ही नहीं, विड्रॉल कहां है? क्वेश्चन में विड्रॉल नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन सामने है आपके। क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, वहां डैश लगा दीजिए। हाँ, विड्रॉल नहीं है, हो गया। हाँ, ड्राइंग्स कितनी है देखो ना, मेरे कहने में मत जाओ। देखो इसने केशव ने डरते हुए पूछा, सर ड्राइंग्स में 9,300 लेंगे क्या? मैं बोल दूंगा नहीं लेंगे तो क्या नहीं लोगे? जो लेना है वही लेना है। इज दिस क्लियर? बताइए ड्राइंग्स कितनी है? भाई 7,200 तो वो कैश निकाल के ले गया और 2,100 रुपए के गुड्स ले गया, तो वो भी तो ड्राइंग्स है। बिजनेस का ओनर सुनो, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले जाएगा वो ड्राइंग से, जरूरी नहीं कैश ले जाए। हाँ जी बोलिए, ड्राइंग्स कितनी आ गई? ये कोई ऊपरी हवा का चक्कर है क्या? हाँ, हो गया क्या? हाँ, ड्राइंग्स कितनी लिखी आपने? 9,300। ठीक है, अब एक मिनट, अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा क्या था? लाइन पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कितना देना है? 5%। एक मिनट, ओपनिंग कैपिटल थी कितनी? ओपनिंग कैपिटल थी कितनी? अच्छा, ये शायद आपने 12th लेवल पे पढ़ा होगा कि नहीं दिया होता तो भी ओपनिंग पे ही लेते। अरे लॉजिकल है ना। अरे साल की शुरुआत में मैंने 1,00,000 रुपए लगा, मैंने आपको 1,00,000 रुपए दी तो इंटरेस्ट इस पे लूंगा भाई, 1,00,000 रुपए पे। तो अगर नहीं भी बोला होता तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 96,000 का 5% कितना आ रहा है? 4,800। चेक करें, चलो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 96,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? ये 4,800 हो गया, इतना। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना परसेंटेज दे रहा है देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, प्रैक्टिकली जो है वो जो ड्राइंग्स, ध्यान दीजिए, ड्राइंग्स जो होती है वो पर्सनल यूज के लिए होती है। अब लॉजिकली सोचिए कि अगर अकाउंटिंग ईयर मान लो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 है, मैं बिजनेस का ओनर हूं, प्रोप्राइटर। इधर ध्यान दो, मैंने बिजनेस में 2,000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12 महीने का। अगर 1 मई को निकाले तो 11 महीने का। अरे हाँ या ना? वो तो एक्चुअली बात हो नहीं, इंटरेस्ट हमेशा टाइम से ही चलता है। इंटरेस्ट हमेशा, भाई 96,000 की ओपनिंग कैपिटल थी, वो शुरू से लगी हुई थी, इसलिए उस पर ब्याज लिया मैंने, पूरे 12 महीने का भी निकाला आपने। हाँ या ना? अब ड्राइंग्स कब हुई? दिए ही नहीं है। अगर वो देते डेट, तो मैं बकायदा उस डेट के हिसाब से 1 महीने 2 महीने 4 महीने से निकालता। ठीक है, ये जनरल नियम आपने पार्टनरशिप में पहले भी कभी पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि कुछ भी ना दिया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे निकाला जाता है। क्लियर? तो कुछ भी ना दें, इसको नोट के रूप में लिखेंगे भी अभी हम। ये देखिए आप निकालिए, 9,300 का कितना परसेंट? 10% इंटू 6/12, 4,465 आ गया क्या? और सभी लोग नीचे एक नोट लिखेंगे, एग्जाम में भी लिख के आना इस नोट को। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ ड्राइंग, चूंकि हमारे पास ड्राइंग्स की डेट नहीं है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
is calculated for 6 months. ये जनरल अजम्पशन होता है, ठीक है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, नहीं वैसे तो नहीं आएगी। मैं मान लीजिए मैं सीए, मतलब मानना कि मैं तो सीए हुई, हाँ, मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा भैया पैसे कब निकाले थे तुमने, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना। अरे इस चैप्टर में है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट से हमने पूछा भाई पैसे कब निकाले थे तूने, गुड्स कब ले गया था, फिर अब याद नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। क्लियर है? तो ऐसे केस में ये करके चलना है। कोई दिक्कत? हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन। फाइनल आंसर बता दीजिए मुझे, प्रॉफिट कितना आया? 32,865। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, 2 मिनट रुक जाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, सही है सब कुछ? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे चल रहा हूं, तो मुझे चलने दें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कैसे पढ़ाना है और कैसे कराना है। क्लियर? हाँ जी, क्यों नहीं लगा रहे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दो, इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट समझना, हर चीज का क्या समझना है? इंटरेस्ट हमेशा टाइम से ही चलेगा। किससे चलेगा? टाइम से। एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हुई? मैं बोलता हूं साल की शुरू में हो गई थी, तो 12 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए, हाँ है ना। साल के एंड में हुई अभी 31 मार्च को ही, तो नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। साल के बीच में हुई तो 6 महीने का आएगा। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी वही है, कैपिटल पे भी वही है और एडिशनल पे भी वही है। इस सवाल में ही लिखा है ओपनिंग कैपिटल पे लगाना। देखो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भाई। ये देखो मैंने पढ़ा था ना, जवाब सिर्फ सवालों के होते हैं। सवाल में क्या लिखा था? क्या लिखा था? इसलिए नहीं लगाया। और अगर प्रश्न ये कि सर यह ओपनिंग नहीं लिखा होता तो फिर हम नीचे कोई नोट लिखते, अपना अजम्पशन लेते। अजम्पशन क्या लेते बताओ? या तो हम ये मानते, हमें लिखना पड़ता कि हमने माना कि एडिशनल कैपिटल शुरू में ही लगा दी थी उसने, तो फिर 12 महीने का इंटरेस्ट लेते। समझ रहे? अगर हम ये अजम्पशन लिखते नीचे कि उसने एडिशनल कैपिटल साल के अंत में इंट्रोड्यूस किए, तो नहीं लेते, हाँ है ना। और फिर या फिर वही कोई डेट दे देते तो उस हिसाब से ले लेते। इज दिस क्लियर? इसलिए हम कुछ भी रट नहीं सकते, याद नहीं करते थे, चलना कॉन्सेप्ट बेस ही हम। क्लियर? चलिए और बताओ, और क्या चल रहा है जिंदगी में, ये बताओ। हाँ, नाम बताओ। क्रिश, कुछ बोल नहीं सकता, सुपर हीरो है तो। जादू का है? हाँ उसके लिए धूप जरूरी है ना। हाँ वो धूप में होगा। चलो पढ़ना है। और बिल्कुल मन नहीं हो रहा ना, मेरे से नफरत हो रही है। आपको पता है मैं पोएट भी हूं, है ना। ये तो यार तैयार ही बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी। पहले इलस्ट्रेट 24 डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क होगा आपके लिए, लेकिन डिस्कस अभी क्लास में करेंगे इसको। नहीं चीटिंग, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं चीटिंग नहीं करता बिल्कुल भी। मैं युवराज कुछ सोच रहा है। युवराज तुम कुछ सोचते रहते हो, कोई तुम्हारे साथ कुछ हुआ है लाइफ में? चलिए अक्षी, आदित्य, लोकेश्वर, पार्थ,
सब क्लियर है आपको? यस सर। मैं ऑनलाइन किसी का नाम ना ले पाऊं तो मुझे माफ करें। हाँ, इलस्ट्रेशन 24 होमवर्क है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, अब कैपिटल कंपैरिजन मेथड के आप सारे क्वेश्चन चाहो तो ट्राई तो कर सकते हो, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, मेरी बात समझना, लेकिन जो मैंने दिया वो तो करना ही है। और ऐसा नहीं कि सारे आप ट्राई करोगे, क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ, क्या है मिस्टर कमल, कनन, 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 Mr. Kanan is running a business of ready-made garments. He does not maintain his books of accounts under double entry system. कितनी शर्म की बात है और कितनी शान से बता रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स नहीं रखता हूं मैं, इसको हम पहली सलाह तो देंगे नालायक, क्या बोलेंगे? डबल एंट्री फॉलो करो अपनी अकाउंटिंग में, समझ रहे हो? हाँ, while assessing the income of Mr. Kanan, असेसमेंट समझते हैं आप? इनकम टैक्स पढ़ते होंगे ना आप लोग, तो इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो जिसकी इनकम होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले असेसमेंट करते हैं, पता होगा ना थोड़ा बहुत तो while assessing the income Mr. Kanan for the financial year 22-23, इनकम टैक्स ऑफिसर आया ना, दिख रहा है क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर फील्स दैट, देखो इनकम टैक्स ऑफिसर की फीलिंग्स बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फीलिंग समझते हो केशव? फीलिंग्स, भावनाएं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर फील्स दैट he has not disclosed the full income earned by him from his business. इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कनन चोर है। कनन क्या है? चोर। क्या है? इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि कनन चोर है, कनन ने अपनी इनकम छुपाई है, प्रॉपर इनकम दिखाई नहीं है, और इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास आया है। किसके पास आया है? ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताइए 31 मार्च 22 को कनन की एसेट्स क्या थी? 16 लाख। 31 मार्च 22 को कनन की लायबिलिटीज कितनी थी? तो क्या इन दोनों के डिफरेंस से कनन की उस दिन की कैपिटल निकल जाएगी? ठीक है, क्या ये एक्चुअल कैपिटल होगी? जरूरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो सकता है, असेट लायबिलिटी अनुमानित हो। ठीक है भाई, इस असेट्स में क्या क्या, जल्दी बताइए, बातें नहीं, इन असेट्स में क्या क्या हो सकता है बताइए? यहां लिखा है ना, क्या लिखा है बताओ? एक तो मुझे बांध रखा है, कौन? सुंदरी, सुंदरी नहीं, सन्ड्री असेट्स। कोई चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या? आपने बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स दिए मुझे। हाँ हाँ, भरत। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सुने शब्द आपने? P&L में हम सन्ड्री एक्सपेंस क्यों दिखाते हैं? दिखाते हैं वो तो सबको पता है, मिसलेनियस एक्सपेंस आते हैं वो तो सबको पता है, बैलेंस शीट में भी कई बार ये सन्ड्री एसेट्स लिख दिया, मतलब कई सारी एसेट्स जोड़ दी, राइट? क्यों? नहीं, मैं विस्लिंग बहुत अच्छी करता हूं। हाँ, ऐसी बात। अच्छा, मैं विस्लिंग जब करता हूं ना, एक और अद्भुत बात बताता हूं मेरे बारे में। मैं विस्लिंग जब करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कर रहा हूं। देखो, खैर, क्यों, वाई बताइए? P&L में सन्ड्री एक्सपेंस क्यों आते हैं? जैसे सैलरी है, रेंट है, वैसे सन्ड्री एक्सपेंस लिख दिया, कई सारे खर्चों को जोड़ दिया। अकाउंट्स का एक सिद्धांत है मटेरियलिटी। क्या है? ये भी पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं और उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। मटेरियलिटी ये कहता है, भाई देखो सीधी सीधी बात है, हर बिजनेस में खर्चे होते हैं, सैलरी है, रेंट है, वो तो अलग दिखाते ही हैं, लेकिन हर बिजनेस में खर्चे होते हैं कि नहीं? भाई जैसे मान लीजिए एम्प्लॉइज ने बोला, आपने बोला पार्टी दो, तो समोसा मंगाया, कचौरी मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाया, कभी P&L में देखा 2 समोसा, 2 कचौरी, 2 चटनी, देखा क्या? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि छोटे छोटे खर्चों को ग्रुप बना के लिख दिया जाता है मटेरियलिटी। व्हाट इज मटेरियलिटी? हालांकि मटेरियलिटी बहुत बड़ा शब्द है,
लेकिन उसका एक जनरल मीनिंग इधर ध्यान दो, उसका एक जनरल मतलब है कि छोटे छोटे खर्चों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको ग्रुप बनाकर लिखा जा सकता है। तो पीएनएल में मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस आते हैं, ये हमें पता है, लेकिन क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी। एक बात बताइए, बिजनेस में एसेट्स होती है कि नहीं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हो रही है। अरे और भी एसेट्स होती है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्टेपलर, पेपरवेट, घड़ी, हर बिजनेस में होती है। कभी बैलेंस शीट में देखी पेंसिल? कभी बैलेंस शीट में देखा घड़ी? नहीं ना। वो आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। क्या आते हैं? क्यों? छोटी छोटी एसेट्स को जोड़कर ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिख दिया, ड्यू टू मटेरियलिटी। ड्यू टू बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? बताया था ना लड़के ने अभी। गोइंग कंसर्न, बिजनेस कंसर्न, अगर बिजनेस चल रहा है तो बैलेंस शीट बनेगी, बिजनेस बंद, नो बैलेंस शीट। हाँ ना? तो फिर पीएनएल में सन्ड्री एक्सपेंस क्यों आते हैं? मटेरियलिटी। बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट बोल रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स क्यों लिख सकते हैं? छोटी छोटी एसेट्स को जोड़कर। इज दिस क्लियर? खैर, तो ये एसेट और लायबिलिटी क्या आ जाएगी बताइए? कैपिटल। कौन सी डेट की कैपिटल आ जाएगी? 31 मार्च 22 की। ये 31 मार्च 22 यानी 21 22 की क्लोजिंग है, पर 22 23 की फिर और क्या इंफॉर्मेशन मिली है? क्लियर है? ये कौन सी डेट की है? ठीक है, हो गया इतना। तो ये क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ड्रॉइंग है क्या कुछ? कितनी? नहीं, मंथली है ना। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी लोगे इस सवाल में? 32,000 इंटू 12। इज दिस क्लियर? हो गया। अब एक मिनट, प्लस एडिशनल कैपिटल करते हैं क्या? अरे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल करते हैं ना। कोई एडिशनल कैपिटल है क्या? सन्ड्री एसेट्स हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ है, एडिशनल कैपिटल है इस सवाल में? अरे अभी तक तो मैं डायरेक्टली लिख रहा था एडिशनल कैपिटल, ऐसे लिख के थोड़ी देंगे। क्या लिखा है बताओ? मिस्टर कनन ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, हाँ है ना? क्या बिजनेस के फर्नीचर का इंश्योरेंस है? बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। इज दिस क्लियर? क्या बिजनेस के फर्नीचर का इंश्योरेंस है? नहीं। क्या बिजनेस के स्टॉक का इंश्योरेंस है? नहीं। ये लाइफ का इंश्योरेंस है। लाइफ किसकी है? बिजनेस की, कनन की। किसकी? तो ये कनन की पर्सनल जिंदगी का इंश्योरेंस है। तो उसने जो प्रीमियम भरा होगा घर से भरा होगा कि नहीं? और उसका जो पैसा आया मैच्योर, क्या लिखा है? मतलब पॉलिसी मैच्योर होगी तो पैसे आएगी नहीं। ये पैसे कनन को कहां ले जाने चाहिए थे? अपने घर, पर्सनल इनकम है ना उसकी। लेकिन वो घर न ले जाकर बिजनेस में उसने रख दिए उस पैसे को। दिल देख रहे हो तुम कनन का? अरे हाँ है ना? तो अपनी पर्सनल इनकम को वो बिजनेस में ले आता है, तो बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में अपने पर्सनल सोर्स से कुछ भी लाता है तो कैपिटल है। क्या है वो? तो ये एडिशनल कैपिटल हो जाएगी 50,000, हाँ है ना? तो जब आप इसकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे और ओपनिंग कैपिटल, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ये कितना आ रहा है देख रहे हैं आप? 13 लाख। 13 लाख। और कनन ने कितनी इनकम दिखा रखी है जरा देखना? 9 लाख। तो बताइए कनन चोर है या नहीं? कनन चोर है। कनन। तो इनकम टैक्स ऑफिसर हमसे पूछ रहा है, देखिए इधर पढ़ते भी जाओ, आखिरी में क्या लिखा है? स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सोच रहा था कि इसने अपनी इनकम छुपाई है, तो क्या वो सही है? यस, हमारा आंसर होगा यस, द कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज करेक्ट। कनन है सप्रेस्ड हिज इनकम, सप्रेस मतलब कम करना, सप्रेस्ड हिज इनकम बाय द अमाउंट, वो अमाउंट दिखा देंगे हम कि उसकी इनकम आ कितनी रही है, वो जो हमने कैलकुलेट किया था कुछ, ये 13,42,000, अरे हाँ है ना? और उसने दिखाई कितनी है? 912, इतने से। और फिर लिखा था क्वेश्चन में इधर
गिव नेसेसरी वर्किंग्स, गिव। तो नेसेसरी वर्किंग में क्या क्या था, 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे और एक P&L स्टेटमेंट बनेगा। इज दिस क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा कि नहीं? तो हो तो सभी जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है और वो उसमें बहुत टाइम देता है, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको बोला 2 सवाल करने हैं तो ये कर लो बस, बाकी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो। क्यों अननेसेसरी? क्योंकि आप घर पे भी टाइम वेस्ट करोगे, मैं यहां फिर करवाऊंगा, इस दिस तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क दिया बस वो कर लेना, बाकी दूसरा सब्जेक्ट कर लेना। बताओ कोई दिक्कत है क्या? टाटा कर लें अब समय? हाँ हाँ, चलिए करें स्टार्ट।